हाँ, नमस्ते पवन जी। तो आज बात करते हैं पांडुरंग अठावले जी पर। और उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया स्वाध्याय मूवमेंट के नाम से, उस पर बात करते हैं। हमारी जो पहली रिकॉर्डिंग थी किशन जी पर, उसमें आपने हल्का सा उनका जिक्र किया था, लेकिन मैं सोचता हूँ वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर बात करनी चाहिए, अच्छी एक पूरी रिकॉर्डिंग उन पर होनी चाहिए। और उन्होंने जो काम किया गांव में स्वाध्याय मूवमेंट के नाम से, उस पर अच्छी बात होनी चाहिए। तो आज पांडुरंग शास्त्री अठावले, इन पर बात करते हैं। आपने इनके बारे में कैसे सुना पहले, और पहला परिचय आपका कैसे हुआ? ये शायद 96 की बात है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने सबसे पहले, उस समय मेरे बहुत अच्छे मित्र थे एलन और प्रमीला जयपाल। अभी प्रमीला जयपाल काफ़ी प्रचलित नाम है, अमेरिका में कांग्रेस वुमन है और बहुत ज़बरदस्त उसने धमाका किया हुआ है। बहुत टाइम एक तरह से एंटी मोदी, एंटी हिंदुत्व टाइप जो बातें होती है उसमें स्टैंड ले रखा है उसने। और काफ़ी चर्चा में रहती है प्रमीला जयपाल। तो उस ज़माने में 96, 95, 96, 97 तक हम लोगों की बहुत दोस्ती थी प्रमीला से भी और प्रमीला के उस समय के पति एलन से। और उसने शायद मुझे सबसे पहले स्वाध्याय के बारे में बताया। अब मेरा कोई संपर्क उनसे रहा नहीं, जब एक बार वो अमेरिका चले गए उसके बाद संपर्क टूट सा गया। लेकिन शायद सबसे पहले उसने बताया था, और फिर राजीव बोरा जी ने बताया था। राजीव बोरा उस समय गांधी पीस फाउंडेशन में थे और गांधी मार्ग का संपादन भी करते थे। तो हमारी और राजीव जी की मित्रता धर्मपाल जी की वजह से हुई और फिर एक अच्छी मैत्री हो गई। राजीव जी उस समय स्वाध्याय नाम के इस कार्यक्रम से, अभियान से, जो पांडुरंग शास्त्री अठावले जी ने शुरू किया था, बम्बई के रहने वाले थे वो, राजीव जी उससे काफ़ी नज़दीक से जुड़ गए थे। और उन्होंने मुझे बताया, और फिर धीरू भाई जी ने भी बताया। धीरू भाई सेठ जो CSDS, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ में डायरेक्टर थे, उस समय शायद डायरेक्टर थे, और उसके एक दो तीन लोगों, प्रमुख लोगों में से थे। उन्होंने भी शायद मुझे इसके बारे में बताया। तो ये 3 सोर्सेस से मुझे पता चला। लेकिन मेरे को न्योता राजीव जी से आया कि चलो उसको देखो। और उस समय ये लोग एक प्रयोग दर्शन नाम से एक प्रयोग था उनका, जिसमें देश के 20-25 लोगों को अलग विभिन्न क्षेत्रों से अफसर हों, राजनीति नेता हों, हमारे जैसे शिक्षा से जुड़े हुए या NGO के लोग हों, एकेडमिक किस्म के लोग हों, मतलब समाज के अलग अलग तबके से, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को वो लोग 15-20 को एक ग्रुप बना करके और 10 एक दिन के लिए वो लोग ले जाते थे अपना कार्यक्रम दिखाने के लिए। तो मुझे राजीव जी ने वो न्योता दिया, तो मैं सुन रखा था, तो मैं गया। और इनफैक्ट 2 बार गया, 96 में भी गया, 97 में भी गया। और हम लोगों को मतलब वो मेरे लिए तो बहुत ही, एक तरह से क्या कहूँ, मैंने तो ऐसी चीज़ ना कभी देखी थी ना कभी सुनी थी। उस ज़माने में मैंने उस पर लेख भी लिखे। धीरू भाई के कहने पे एक किताब छपने वाली थी स्वाध्याय के ऊपर, अंग्रेजी में। उसमें माजिद रहनुमा एक ईरान के इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं, उनके भी लेख थे और होने वाले थे। मतलब मुझे भी इनवाइट किया गया था कि लिखूं, मैंने लिखा भी, और वो करीब करीब छपने वाली थी, फिर पता नहीं क्या हुआ, वो कभी छपी नहीं। तो हम लोग जो गए, 20 एक लोग जो थे, और उसमें ये भी थे, मतलब ये आज के जो राज्यसभा के वाइस चेयरमैन हैं, उपाध्यक्ष हैं, हरिवंश जी, वो उस समय प्रभात खबर रांची से निकलता था, उसके वो संपादक थे। वो भी थे हमारे एक ग्रुप में। 97 में शायद वो हमारे साथ थे, 96 वाले ग्रुप में नहीं थे। 96 में गीता धर्मपाल थी। खैर हम लोग गए और हमने वो 7-8 दिन का जितने का भी प्रोग्राम था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अब,
पर उसमें हम लोगों ने काफी कुछ कवर किया, गाड़ी से अहमदाबाद से लेकर के, और अहमदाबाद की बस्तियों में तो गए ही, और फिर गांव 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 गांव, हर गांव एक दिन में 2 या 3 गांव हम लोग कवर करते थे और लगातार चलते रहते थे। और पैक्ड प्रोग्राम था वो, हम लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखते थे, लेकिन काफी पैक्ड प्रोग्राम था। और हम लोग वही 20-25 लोग एक साथ निकलते थे अलग अलग गाड़ियों में, और गांव में जाते थे, कार्यक्रम देखते थे, वहाँ के लोगों की सभा होती थी, उसमें उसमें हम लोग बैठते थे और उनसे प्रश्न करते थे। हम लोगों का इंट्रोडक्शन होता था, फिर गांव वाले अपने कार्यक्रम की बात करते थे, उनके यहाँ क्या चेंजेस आए हैं उसकी बात करते थे। तो उसके कार्य बहुत जबरदस्त परिवर्तन, मैंने ऐसा परिवर्तन इस तरह का काम न पहले देखा उसके और न उसके बाद देखा। ये एक दुर्भाग्य है कि वो सारा काम मुझे उसी समय, मतलब हम लोग गए उसके 1-2 साल 3 साल बाद वो बिखर सा गया, क्योंकि पांडुरंग जी की वो बीमार पड़ गए और उसके बाद वो शायद वो गुजर गए। और उनके गुजरने के बाद वहाँ पे उत्तराधिकार का एक चक्कर शुरू हुआ और उस चक्कर में वो पूरा कार्यक्रम बिखर गया। वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो हुआ उसको अगर देखें तो चमत्कार हुआ, और तो, उसकी बुनियाद जो कैसे शुरू हुई वो भी एक अलग ही किस्म। तो क्या काम है ये, मतलब स्वाध्याय क्या काम किया उन्होंने, क्या उनका देखिए, बेसिक? हाँ, पांडुरंग जी एक कथाकार थे, ऐसा मैंने सुना है। यानी वो प्रवचन देते थे, कथा बोलते थे, भागवत पे और गीता पे और अलग अलग हमारे ग्रंथों पे वो प्रवचन देते थे, लंबे लंबे प्रवचन देते थे, ऐसा मैंने सुना है। और वो उनकी एक अनुयायियों की या उनके चाहने वालों की, या जो लोग उनको मानने लगे थे, ऐसे लोगों की एक ग्रुप उनके चारों तरफ धीरे धीरे एकत्रित हो गया। पांडुरंग जी बहुत सशक्त वक्ता थे और ज्ञानी आदमी थे। माने उनका कोई भी प्रवचन, अगर उसके बाद मैंने कुछ किताबें उनकी खरीदी और कुछ पढ़ा, तो जिस तरह का उनका एक दृष्टि देते थे और जिस तरह से वो बात करते थे, बहुत लॉजिकल, बहुत तार्किक और बहुत गूढ़ बातें, ये तो उनमें ताकत गजब की थी। तो मैं समझ सकता हूँ कि कैसे उनके चारों तरफ इर्द गिर्द एक टीम सी हो गई जो उनको काफी मानने लगी। और फिर मैंने ये सुना है कि 50 के दशक में उन्होंने अपने जो पक्के टीम के लोग थे उनको एक प्रोग्राम दिया, उनका एक प्रयोग था, वो एक प्रयोग करना चाहते थे और उन्होंने अपने टीम के मार्फत वो प्रयोग किया। वो उसका बेसिस गीता था, ऐसा मुझे कहा गया। प्रयोग ये था कि उन्होंने अपने जो पक्के अनुयायी थे, जो उनको मानते थे, उनको एक संकल्प दिया कि आप एक एकादशी व्रत लोगे, संकल्प लोगे। उसका मतलब है कि महीने में एक बार, एक दिन, कोई भी वो दिन हो सकता है, जरूरी नहीं हो कि वो एकादशी हो, एक दिन आप महीने में कहीं दूर जाओगे, अपने निवास स्थान से कम 12 घंटे की यात्रा करके आप जाओगे। गाड़ी से जाओ, ट्रेन से जाओ, जैसे भी जाओ, 12 घंटे दूर होना चाहिए। ये नहीं कि बगल में गए और आ गए। और वहां आपको रात भी बितानी होगी जहां भी आप जाओगे, और वहां के किसी परिवार के साथ आपको आत्मीय संबंध कायम करना है। ये आपका प्रोजेक्ट है, बस, और कुछ नहीं। और आप लगातार जाते ही रहोगे जब तक कि आपके संबंध आत्मीय ना हो जाए। मतलब वो परिवार आपको पूरी तरह विश्वास, आप उसका हासिल करो, और आप भी उस पर पूरी तरह से विश्वास कर सको। इस तरह की आत्मीयता आपकी हो, जिसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो, फिर भी एक आत्मीयता बिना किसी इंटरेस्ट के, ये आपको डेवलप करना है, कितना भी समय लगे। और उसके लिए उन्होंने उनको 3 मंत्र दिए कि आप इस बातचीत करने का एक कोई चीज सिलसिला होना चाहिए। तो आप वो पूछेंगे कि आप क्यों आए हो, तो आप बोलेंगे हम आपसे संबंध बनाने आए हैं और आपसे कुछ हम जो क्या बात करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने उनको बहुत सिंपल सी बात बोली कि आपको उनको ये धीरे धीरे इस बात के लिए बतानी है कि जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की शक्ति से, ईश्वर की वजह से, ईश्वर कारण है।
जो उपादान कारण है होने का, वो ईश्वर है। और उसके लिए आप उनको, कोई भी वो पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, आपको ये समझाना इतना आसान कर दिया उन्होंने। कहा आप उसको बताइए कि भाई रात को सोते हो सब कुछ भूल जाते हो, सुबह उठते हो सब कुछ याद आ जाता है, आपको अपनी पहचान याद आ जाती है, मैं अपने स्व का ज्ञान हो जाता है, रात को ज्ञान नहीं रहता निद्रा में। तो ये सुबह सुबह आपको ईश्वर स्मृति दान देता है, स्मृति दान। और ये आपके चाहने से नहीं होता, ये आपको मिलता है। और दिन भर जो भी आप खाना खाते हो उससे जो ऊर्जा आपको मिलती है, आपका रक्त बनता है, ऊर्जा मिलती है, ये ऊर्जा जो शक्ति आपको मिलती है, ये भी आप कुछ नहीं कर रहे इसके लिए, ये आपको ईश्वर शक्ति का दान देता है, शक्ति दान देता है। आप भोजन करते हो, सिर्फ इतना करते हो, आप हवा सांस लेते हो, वो भी ऑलमोस्ट इनवॉलंटरीली है। ये जो आप करते हो, इससे जो शक्ति बनती है वो आपको दान रूप में मिलती है, ईश्वर देता है। और रात को आप सोते हो तो नींद आपके बस में नहीं है, जब नींद आती है तब आती है, और नींद आती है तो आपको शांति दान मिलता है, आप एकदम, आपको कुछ याद नहीं रहता उस समय। तो ये आपको उस तरह में आप रिजुवेनेट होते हो, ये आपको शांति का दान मिलता है। तो ये 3 दान, सुबह स्मृति दान, फिर ऊर्जा दान और रात को स्मृति दान, ये आपको हर दिन हर दिन हर दिन मिलता है। और ये आपके अंदर ईश्वर है जो ये कर रहा है आपके लिए। ये उन्होंने इस चीज को, ये सही है गलत है कोई मानो ना मानो, पर ये उनका तरीका था, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ। और ये तरीका बहुत, हम जब गए, हम तो गए 97 96 में, और ये प्रयोग शुरू हुआ था 51 में, 52 में। तो आप समझ लीजिए कि 46 साल की तपस्या को हमने देखा। हम उन गांव में गए, यहाँ पे 40 साल पहले, कहीं 45 साल पहले ये काम शुरू हुआ था। तो 40-45 साल पहले होते 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 हम जब गए तो ये पक गया था। तो उन्होंने हमसे बहुत सारे हम लोगों ने वहां पे ये देखा कि शुड वी स्टॉप फॉर अ व्हाइल, थोड़ा रुक सकते हैं? सॉरी, बीच में इंटरप्ट हो गया। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तो मैं वो कह रहा था कि वो हम लोगों ने करीब करीब एक चमत्कार देखा कि किस तरह वहां का हर आदमी, गांव का एक भी आदमी छुटा हुआ, और वो बड़े बड़े गांव थे गुजरात के, कच्छ के, माने करीब 80 परिवार, 100 परिवार, उससे भी ज्यादा परिवार एक एक गांव में। पहाड़ों के गांव जहाँ मैं हूँ वहां तो 10 परिवार, 15 परिवार बहुत होता है। यहाँ पे 100, 150, 200 परिवार के गांव, तो वो सब इकट्ठा होते थे, औरतें मर्द सब, और जिस कॉन्फिडेंस से वो लोग बात करते थे, तो वो इस बात को हम कितने ही प्रश्न कर दे, वो इस बात को हमको समझाते थे कि ईश्वर हमेशा उनके अंदर है, उनके साथ है, और हर काम में उसका योगदान रहता है, उसके बिना कुछ नहीं होता। खैर, ये तो एक फिलॉसफी की बात थी, लेकिन उन्होंने बहुत सारे प्रयोग हर गांव में किए। मैं उसका कुछ उदाहरण दूंगा। जैसे अगर कोई गांव है जहां ज्यादातर लोग खेती करते हैं, तो उन्होंने वहां पे एक निर्मल नीर नाम से एक प्रयोग किया। तो उनका अपने यहाँ गांधी वादियों का एक तरीका होता है कि श्रम दान करो, भाई गांव के लोग तालाब खुद रहा है तो सब लोग आके अपना श्रम का दान करो। उन्होंने दान नहीं किया, उन्होंने कहा कि भाई देखो ईश्वर इतना तुम्हारे लिए करता है, तुम बीज लगाते हो, लेकिन जो फसल होती है वो तो ईश्वर की देन है। हाँ, तो वो तुम्हारे लिए इतना कुछ करता है, तुम्हारे शरीर के लिए करता है, तुमको ये तीनों दान देता है, दिन भर वो तुम्हारी, ये जमीन में तुम पौधा लगाते हो लेकिन वो फल देता है, तो तुमको भी कुछ करना चाहिए। तो क्या करो, तो महीने में एक दिन पूजा करो। पूजा क्या होती है? तो जो काम तुम अपने लिए करते हो, वही काम महीने में एक दिन तुम ईश्वर के लिए करो। तो उन्होंने मान लो एक बड़ा खेत ले लिया, और उस खेत में सब लोगों को ये कहा कि भाई आप लोग अपना एक एक दिन उस खेत में पूजा के लिए रखेंगे। तो मैं 29 दिन अपने में खेत में काम करता हूँ, और 4 दिन में एक दिन जो है वो उस खेत पे जा करके मैं काम करता हूँ।
ऐसे ही आप किसी दूसरे दिन जाते हैं, मैं फिर कोई और तीसरे दिन जाता है। ऐसे 30 दिन का विभाजन, अगर वहां पे 100 लोग हैं तो 3-3 लोग हर रोज जाएंगे। उनका नियम बन गया कि तुम इस दिन जाओगे, तुम इस दिन जाओगे, तुम इस दिन जाओगे। तो वो लोग पूजा कर रहे हैं, वो श्रमदान नहीं कर रहे। तो दोनों कॉन्सेप्ट में फर्क हो जाता है, क्योंकि पूजा जब आप करते हैं, या जैसे निर्मल नीर का एक्सपेरिमेंट था, तो उसमें उन्होंने तालाब खुदवा रहे, तो उस दिन आप पूजा कर रहे हैं। तो श्रमदान जब मैं करता हूं तो एक भाव आता है कि भाई मैं तो कर रहा हूं और वो मेरा पड़ोसी नहीं कर रहा है, पर फायदा तो भी होगा। तो एक मन में एक मन मुटाव आता है कि काम तो मैं कर रहा हूं, वो कर नहीं रहा, लेकिन फायदा इसका उसको भी मिलने वाला है। पूजा में ये बात बदल गई, मैं अपनी पूजा कर रहा हूँ, दूसरा अगर नहीं कर रहा है तो वो उसका अपना नुकसान कर रहा है। तो वो कंपटीशन नहीं रहा कि वो करेगा तो मैं करूंगा, मैं तो अपना कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी पूजा है। तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट का सहारा लेके, इस बात का सहारा लेके तालाब खुदवा दिए। तो तालाब खुदने से वाटर टेबल ऊपर आ गई, मतलब जहां जहां दो फसलें होती थी साल की, वहां 3 फसलें होने लगी। फिर ये खेती के एक्सपेरिमेंट किए, इसका महालक्ष्मी का नाम दिया। तो एक खेत है जिसमें मैं अपने खेत में 29 दिन जाता हूँ, एक दिन मैं उस खेत में जाता हूँ, और ऐसे वो खेत में जो भी फसल हो रही है, उससे जो भी आमदनी हो रही है, उसको हम उनको उसका नाम दिया महालक्ष्मी। वो आमदनी जो पूरी होती है, कहीं पे खेती से आमदनी हो रही है, मछुआरों के गांव में हम गए तो वहां पे एक नाव, सबकी अपनी अपनी नाव है, एक नाव का नाम मत्स्यगंधा रख दिया। उस मत्स्यगंधा नाव पे जो है वो एक दिन आप जा रहे हैं, एक दिन मैं जा रहा हूँ, एक दिन सब बारी बारी से जा रहे हैं। उसमें जो मछली आ रही है, उससे जो इनकम हो रही है, वो महालक्ष्मी, वो हमको अपनी पूजा की है हमने, और पूजा का हमको प्रसाद मिला है। और ये जो पैसे होते थे, दुकानदारों के बीच में दुकान खुल गई, किसानों के बीच में खेती होने, ये अलग से खेती होने लगी, मछुआरों के बीच में ये हुआ, इस तरह के तमाम काम, और फिर तालाब खुदवाना और कहीं पे पेड़ लगवाना, इस तरह के काम अलग हो रहे हैं। तो ये जो आमदनी होती थी महालक्ष्मी, ये साल में एक दिन उत्सव होता था वहां पे बंबई में, और वो घड़े होते थे करीब 12-12 फुट ऊंचे घड़े, और बहुत लंबे चौड़े, और उसमें ये लोग गांव वाले, इसकी कोई काउंटिंग नहीं होती थी, वो पैसा लाते थे और घड़े में डाल देते थे। और जब सब पैसा डल जाता था, वो एक निश्चित दिन को वो लोग आते थे, तब उसको वहां पे ऑडिटर्स बैठे रहते थे, वो उसको काउंट करके जमा कर लेते थे कि इतना पैसा कलेक्टिवली आया। किस गांव से कितना आया इसका हिसाब नहीं रखा जाता। और उसके बाद अगर मान लो उस गांव में कभी कोई दिन कोई कैलामिटी आ गई, कोई तूफान आ गया, भूकंप आ गया, कुछ ऐसा चीज हो गई और उनको जरूरत है मदद की, तो वो लोग उस महालक्ष्मी के खाते से जितना भी उनको पैसा चाहिए वो उनको मिल जाता था। माने उसमें एक, क्योंकि उन्होंने कितना दिया इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, तो वो लोग ले लेते थे। वो तो आपने ईश्वर से ऋण लिया है, ईश्वर ने आपको मदद की है, और फिर ये जब होता था ये वापस कर देते थे। तो ऐसे मतलब पता ही नहीं कितना, मुझे मेरे पास फिगर्स नहीं है, पर बहुत बड़े तादाद पे इनके पास इस तरह की चीजें पैसे आने लगे, और उस पैसे से मदद भी बहुत तरह की हुई। जैसे कहीं खेत खरीदना है महालक्ष्मी के लिए, तो वो खेत भी इस पैसे से खरीदे गए, कहीं दुकान खोलनी है तो दुकान भी इस पैसे से करी गई, और आपातकाल में कोई संकट आ गया तो उससे तो मदद होती ही थी। उसका और मुझे ज्यादा नहीं पता है, लेकिन ये मैंने देखा। और गांव के गांव की समृद्धि बढ़ी इसमें। जैसे उन्होंने एक प्रयोग किया कि भाई अगर यहाँ पे दूध बेचा जाता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, दूध तो भाई पहले तो गांव में दूध होना चाहिए सबके पास। तो ये कर समझो के सबको समझ में आ गई, तो पहले अपने बच्चों को, पहले अपनी जरूरत पूरा करने के बाद अगर दूध बचता है तो वो बाहर जाएगा। इस तरह का एक पूरा वातावरण, मतलब एक के बाद एक के बाद एक, मतलब गांव ट्रांसफॉर्म होने लगे, मारपीट बंद हो गई, क्योंकि कि जिसको मैं मार रहा हूँ उसके भी ईश्वर अंदर बैठा हुआ है, तो मैं किसको जो मार रहा हूँ वो ईश्वर को भी चोट लग रही है, इत्यादि इत्यादि, इस तरह की बातें। गंदी आदतें छूट गई, शराब पीना छूट गया। इन्होंने नहीं कहा कि शराब छोड़, तो ये एक यूनिक बात थी, इन्होंने किसी चीज के लिए मना नहीं की, खाली उसको ईश्वर के साथ जोड़ दिया। लोगों ने खुद फिर वो काम बंद किया। फिर जैसे हरिजन बस्तियां थी, अहमदाबाद के हम लोग गए, या गांव में जो
वैसे दलितों के घर होते थे। तो इन्होंने एक प्रयोग किया कि भाई ये जो मंदिर है उसका नाम कुछ दिया, ये मंदिर जो होगा रिवॉल्विंग मंदिर, यानी एक महीने ये आपके घर में रहेगा, अच्छा। फिर वो मंदिर आपके घर से दूसरे घर जाएगा। ऐसे गांव में जितने घर हैं वहां जो जो उसके लिए तैयार है उसके घर में वो मंदिर जाएगा। तो एक महीना आपका घर मंदिर हो गया। हाँ, इस प्रयोग का नाम था घर मंदिर, आई थिंक। तो वो एक महीना आपका घर मंदिर है, उसमें लोग आ रहे हैं, वहां जो भी भजन कीर्तन हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन वो एक महीना आपको आपको मंदिर है तो आपको कुछ चीजें करनी है नहीं करनी है वो आप ही को खुद ही समझ में आता है। तो और वो अगर दलितों का घर है तो वहां भी मंदिर जा रहा है, ब्राह्मण का घर है तो वहां भी मंदिर जा रहा है। तो ये हमने देखा कि ये मतलब हमने उसको कारगर होते हुए देखा। एक ये बहुत मतलब मंदिर है और वो एक महीने मंदिर है, तो अगर दलित का घर है तो वो दलित का वो मंदिर है, वो बस मंदिर है। फिर एक प्रयोग ये करते थे दिवाली के आसपास, वो भी जो शामिल होता था वही शामिल होता था उसको, जहां जितने बड़ा इनका इलाका बोलते थे उस समय, इनका एक ह्यूमर था कि 1 लाख गांव में एक इनका काम है। 1 लाख अतिशयोक्ति होगी, 60-70 हजार गांव में तो था। तो उसमें जो लोग शामिल होते थे उसमें ये होता था कि साहब एक जैसे एक पर्ची उठेगी, आप अगर उसमें शामिल हैं तो आपके लिए एक पर्ची उठेगी, पर्ची में एक नाम आएगा, तो उसका मतलब हुआ कि आप निश्चित दिन आप जिसका नाम उठा है उसके घर में मेहमान होके जाएंगे। आपको नहीं पता वो कौन है, वो पर्ची उठी, आप उसको पहले से नहीं जानते। और वैसे ही जिसके घर में आप जा रहे हैं वो भी उसमें शामिल होगा तभी होगा, तो उसकी भी पर्ची उठती है, तो वो जिसके यहाँ जाना होगा वो मेहमान बन के जाएगा। तो जो लोग उसमें शामिल हैं वो मेहमान बन के किसी के घर जाएंगे और कोई उनके घर आएगा। ये क्विड प्रो क्वो नहीं है कि मैं आपके घर गया और आप मेरे घर आए, ऐसे नहीं है। मैं आपके घर गया, आप किसी और के घर जाएंगे जहां पर्ची। उसमें जो हम लोगों ने किस्से सुने कि एक कोई गुजरात हाई कोर्ट के जज थे, तो साहब वो एक मलिन बस्ती में उनकी पर्ची खुल गई, वो वहां गए और वहां वो रहे 24 घंटे। और मलिन बस्ती का कोई आदमी कोई बड़े सेठ के यहाँ पहुंच गया, और जब ये पहुंचा और उसने देखा कि ये तो बड़ा आलीशान सा मकान है, तो वो तो उल्टे पांव लौट ही रहे थे कि भाई यहाँ तो कोई दरबार ही हमको रोक देगा या हमको पूछेगा तो चलो भाई वापस। पर उन्होंने अंदर से देख लिया, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आने वाले, तो बाहर आए, जिस तरह से इनको अंदर ले जाया गया, इनके पांव धोए गए, क्योंकि उसमें ये कॉन्सेप्ट ये है कि आगंतुक आपके घर आ रहा है, इसको आप जानते नहीं, ये ईश्वर आ रहा है, उस में ईश्वर आ रहा है, तो तुम उसको वैसे ही ट्रीट करोगे जैसे ईश्वर को तुम ट्रीट करते हो। तो वो कोई भी हो तो उसका पांव धुआ जा रहा है, उसका आदर सत्कार हो रहा है, उसको सबसे बढ़िया कमरे में ठहराया जा रहा है, सेठ जी कमरे में वो आदमी को ठहराया जा रहा है, उसको जो जो होता है वो सब किया जा रहा है। अब इस उसमें मतलब ये हो, और ये पैसे वाले लोग कभी मलिन बस्ती में पहुंच गए और ये भी उधर ठहरे हैं पर 24 घंटे रहे, उनका भी आवभगत वैसे ही हो रही है। वो अपने हिसाब से अपने ईश्वर का आवभगत कर रहा है, लेकिन इनकी तो आदत नहीं है ना उस तरह का पब्लिक टॉयलेट में जाना, ये करना। ये सारे किस्से हमने सुने दूसरों से नहीं, जो लोग इसमें प्रयोग में शामिल हुए उनसे सुने। तो मतलब ये आश्चर्यजनक है, कई तरह के, कई मानसिक लेवल पे, आर्थिक लेवल पे, सामाजिक लेवल पे परिवर्तन इतना बड़े स्केल पे और इतना इफेक्टिव हमने तो नहीं देखा एकदम। और मैंने तो इसमें फिर किशन जी को भी भेजा, कई लोगों को भेजा कि भाई देख के आइए हम लोग कितना काम सरकार करती, सरकार का तो कोई मानते, हम लोग मानते हैं कि सरकार का काम तो कोई काम का नहीं होता, लेकिन एनजीओज लगे हुए हैं, गांधी के लोग लगे हुए हैं, बहुत तरह के लोग लगे हुए हैं, आश्रमाइट्स लगे हुए हैं, लेफ्ट से लेके राइट तक के आरएसएस वाले लगे हुए हैं, लेकिन इस तरह का काम हमने कहीं देखा नहीं। और जो गया क्योंकि ये जो प्रयोग दर्शन में हमारे जैसे लोग जाते थे बहुत शंकालु किस्म के, बहुत डाउट लिए हुए जाते थे
कि नहीं नहीं इसमें कोई लोचा होगा, कहीं ना कोई खेल होगा, कहीं कुछ होगा। हर तरह से हम लोग छानबीन करते थे, डिफिकल्ट प्रश्न पूछते थे, और जवाब देने वाला कोई और नहीं होता था, जवाब देने वाले गांव के ही लोग होते थे। सबसे इम्प्रेसिव बात होती थी जिस तरह की वहां की महिलाएं खड़ी होके हम लोगों की बातों का जवाब देती थी, कमाल का होता था। तो ये, और उसके बाद हम लोग आते थे बम्बई, तो बम्बई में पांडुरंग जी से मुलाकात हम लोग की होती थी। आदमी में बहुत दम था, बहुत दम था। वो एक संस्कृत विद्यालय भी चलाते थे, वहां भी हम लोग गए। मतलब उनका जो आर्टिकुलेशन था, उनका जो कॉन्फिडेंस था, उनके जो बात तार्किक ढंग से जवाब देने की उनकी जो काबिलियत थी, और इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, वेरी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी। इट only flaw that we found which we were uncomfortable was that वहां पे हर गांव में एक तो घर मंदिर का एक्सपेरिमेंट, पर एक परमानेंट मंदिर जैसी भी स्पेस होती थी। और उस उनके जो उनका जो देव ईश्वर को वो लोग सबसे ज्यादा प्रोमिनेंस देते थे, वो कृष्ण को, जगत को देते थे। तो कृष्ण की मूर्ति तो होती ही थी, लेकिन उसके बगल में पांडुरंग जी की भी तस्वीर होती थी। और ये हम लोगों को कहीं व्यक्ति पूजा जैसा कुछ लगता था, और इससे हम लोग थोड़े अनकंफर्टेबल थे, ये जरूर हुआ। और मैं क्या बताऊं, हम लोग जब उनके साल में एक प्रोग्राम होता था जहाँ पे ये जितने मतलब 60,000 70,000 गांव के लोग एक जगह इकट्ठा होते थे। एक बार चौपाटी में बम्बई में हुआ, और नाव लेके लोग आए गुजरात से, ये मछुआरे लोग। अच्छा। और वहां पे हाँ, और आप सोचिए कि वहां लाखों लोग, 2 दिन या 3 दिन का वो सम्मेलन हुआ, बीच पे वो लोग अपना इंतजाम किया, वहां रहे। और जब वो लोग वहां से गए तो कागज का एक कतरा भी कहीं नहीं था। ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ मैं आज से 25 साल पुरानी। एक कतरा भी नहीं था। मतलब उन लोगों का व्यवस्था, उन लोगों का इंतजाम, उन लोगों का सेल्फ डिसिप्लिन गजब का था। हमारी गाड़ी में, जिस गाड़ी में मैं था, उस गाड़ी का हर गाड़ी में कोई ना कोई एक हम लोग के साथ रहता था। तो जो आदमी हम लोगों को एस्कॉर्ट कर रहे थे, वो एक बाखिया करके एक स्मगलर हुए उस जमाने में। हाजी मस्तान, बाखिया, ये लोग 1970s के बड़े स्मगलर्स बम्बई के थे, मतलब नामी गरामी लोगों में भी लोग थे। ये दाऊद इब्राहिम वगैरह तो बाद में आए। तो बाखिया का राइट हैंड मैन जो था, वो मतलब वो छोड़ छाड़ दिया था, एंड ही हैड बिकम अ कन्वर्ट एंड ऑल। वो हम लोग का एस्कॉर्ट था, मतलब दबंग आदमी था, और उसमें दिखता था, दम था। एंड ही हैड बिकम अ मतलब अ चेंज्ड मैन। इट वाज इंटरेस्टिंग टू टॉक टू हिम, बड़ा मजा आया उससे बात करके। और पांडुरंग जी से बात करके बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। तो ये प्रयोग, बट अनफॉर्चुनेटली यू सी आफ्टर ही became sick, and then there was a succession का प्रॉब्लम होने लगा, और उसमें आई डोंट नो, हो सकता है पैसे वैसे का भी चक्कर हो, तो वो बिखर सा गया प्रोग्राम। आई बिलीव अभी भी चल रहा है, मैं कोई टच में नहीं हूँ, आई बिलीव अभी भी चल रहा है इन अ लिमिटेड वे। और उनकी कोई भतीजी या भांजी है, भाई की लड़की या बहन की लड़की, जो अब उनकी जगह है, लेकिन वो बात अब नहीं है, वो बात अब नहीं रही। क्योंकि उनके जो जो अनुयायियों पे ये पूरा कार्यक्रम खड़ा हुआ था, बम्बई के गुजराती लोग थे ज्यादा उसमें, वो लोग सब हट गए अब। ये झगड़े में वो एकदम किनारे हो गए। तो मैं नहीं कह सकता अब कैसा है क्या नहीं है, लेकिन उस समय तो साहब ऐसा, और ये कॉन्सेप्ट यूनिक कॉन्सेप्ट। तो एक्चुअली आपकी बात ही सुनकर मुझे भी एक घटना ध्यान आ रही है। ये महाराष्ट्र में कोल्हापुर के पास एक बहुत छोटा सा टेम्पल टाउन ही कहेंगे, कोल्हापुर। अदमापुर, जहाँ पे एक मंदिर है जिसका नाम है बालू मामा का मंदिर। बालू मामा एक शेपर्ड थे, भेड़ वाले, कुरबा समुदाय से, गुजर गए, अब तो काफी पहले गुजर गए। उनके नाम का मंदिर बनाया गया है। और ये मंदिर बनाया गया है कुरबा समाज जो भेड़ वाले हैं और मराठा समाज जो किसान है, दोनों ने मिलकर। और दोनों ही मिलकर, दोनों समुदाय, दोनों समाज मिलकर ये मंदिर को मेंटेन करते हैं। राइट। इस मंदिर की ये लोग क्लेम करते हैं 50-60 हजार भेड़े हैं, जो कि छोटे छोटे ग्रुप में 250, 300, 500 के ग्रुप में डिवाइड होके
पूरा महाराष्ट्र और नॉर्दर्न कर्नाटका घूमती हैं। और जो यंग लड़के हैं वो अपना टाइम वॉलंटियर करते हैं इन भेड़ों को चराने में, 6 महीना 1 साल ऐसा कुछ। तो ये वॉलंटियर काम है, मतलब समाज के लड़के वॉलंटियर कर रहे हैं। जहाँ जहाँ ये भेड़ें जाती हैं साथ साथ में इनका टेंट में एक मंदिर चलता है। तो जिस खेत में शाम को भेड़ बैठी है उस खेत में टेंट में मंदिर लगा देते हैं और आसपास के लोग एक तरह से वहाँ प्रेयर करने आते हैं, श्रद्धा करने आते हैं। हमने देखे हैं ऐसे 2-3 भेड़ों के ग्रुप। और आश्चर्य की बात यह है कि जब बालू मामा की भेड़ें आती हैं तो किसान लोग अपनी खड़ी फसल में इनवाइट करते हैं। मतलब भेड़ों को खड़ी फसल में कोई किसान इनवाइट नहीं करता है। बालू मामा की भेड़ें अगर आएंगी तो किसान लोग अपनी खड़ी फसल में उसे इनवाइट करेंगे। तो ये एक तरह का, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कोई संत थे या नहीं थे, शायद बालू मामा थे, कैसे हुई पता नहीं, लेकिन आज भी ये चल रहा है और एक तरह की कम्युनिटी वेल्थ बन गई है, जिसके कारण जब कोई परिवार किसी मुसीबत में होता है तो ये मंदिर से सपोर्ट आता है। अच्छा, मज़ेदार बात यह है पवन जी कि पिछले 20-25 साल में जहाँ किसानों ने आत्महत्याएं करी हैं, व्यापक स्तर पर आत्महत्या करी हैं, इस इलाके में किसी भी भेड़ वाले की आत्महत्या की खबर नहीं है। नॉट अ सिंगल शेपर्ड। जबकि देखा जाए तो शेपर्ड तो डिपेंडेंट है किसान के ऊपर। अगर किसी की पहली दुर्गति होगी तो वो शेपर्ड की दुर्गति होगी, किसान की तो बाद में होगी, इसकी वजह से ज़मीन भी है। लेकिन एक भी ऐसा केस मिलने को नहीं आता है। और भव्य मंदिर है, उसमें हर रोज़ 3 टाइम का खाना मिलता है फ्री में। उस मंदिर का अपना एक अस्पताल है जिसमें फ्री में इलाज होता है, उसके अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल और हॉस्टल टाइप। और पूरा मंदिर कम्युनिटी ही मेंटेन करती है। मतलब कभी आप कोल्हापुर की साइड या कभी बेलगांव की साइड या कभी गोवा की तरफ गए तो अदमापुर जाके आना चाहिए। अदमापुर का एक टेम्पल, और इनका साल में एक फेस्टिवल होता है जहाँ ये सब इकट्ठे होते हैं। और ऐसा सुना है मैंने कि क्योंकि ये भेड़ वाले हैं तो ये भेड़ वालों का जो हाइजीन का सिस्टम है वो ड्राई बाथ लेते हैं हल्दी से, क्योंकि ये लोग बीमारियों, मतलब ये लोग जानवरों के इर्द गिर्द रहते हैं तो बीमारी इनको आती है। तो डिसइंफेक्शन के लिए हल्दी से ये अपने आप को रगड़ लेते हैं और इनका हो जाता है। तो जब ये मेला होता है, ऐसा सुना है मैंने कि पूरा अदमापुर पीला हो जाता है, इतनी हल्दी से रंगे हुए लोग वहाँ घूम रहे होते हैं। ये भी एक जगह मुझे लगता है आपको कभी मौका मिले जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ऐसे इतनी जगह है, मतलब इतनी चीजें हैं। मुझे तो लगता है कि हम शहर के लोग और ये पढ़े लिखे जो अपने आप को बहुत तीसवार खा मानते हैं, हम लोग, हमको अपने देश के बारे में पता नहीं। अभी उस दिन वो, आप तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, गोपी बता रहे थे कि कर्नाटक जैसे छोटे राज्य में, मतलब बहुत बड़ा राज्य नहीं है, बड़ा है लेकिन और भी उससे बड़े राज्य हैं, कर्नाटक में 2 करोड़ के करीब लोग भेड़ चराते हैं। 2 करोड़ कुछ मामूली संख्या है। और वो बोल रहा था ये तो सिर्फ कर्नाटक में है, भेड़ चराने वाले तो और राज्य, गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है ना, ये शायद कश्मीर वगैरह में भी है। तो अगर ये सबको मिला दिया जाए तो 5 करोड़ लोग भेड़ चराते हैं इस देश में, समृद्ध लोग हैं। 5 करोड़ तो 30 करोड़ लोग की संख्या में करीब 4%, 3.5% लोग हुए, कोई छोटी मोटी आबादी नहीं है। और हम जानते ही नहीं, समृद्ध लोग हैं लेकिन कैश इकोनॉमी में नहीं है। थोड़ा बहुत कैश भी चलता है लेकिन समृद्ध लोग हैं। या वही तो, समृद्ध लोग हैं, हर तरह से समृद्ध लोग हैं, ठाठ वाले लोग हैं। हाँ, बल्कि हम एक भेड़ वाले से हमारा अच्छा परिचय हुआ, वजीर नाम है। तो वजीर ने बताया कि कुछ साल पहले किसी बीमारी के कारण उसका सारा का सारा फ्लॉक एक ही रात में खत्म हो गया, कोई बीमारी आई होगी तो वो जीरो हो गया एकदम से। तो कहता है लेकिन कुछ ही महीनों में वापस मेरे पास फिर 250-300 भेड़ आ गई। तो मैंने पूछा कैसे आई एकदम इतनी जल्दी भेड़े? कहता कुछ नहीं, हर भेड़ वाले ने अपने अपने उससे एक एक भेड़ दान कर दी मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। एकदम मुझे याद है, हम लोग काम करते हैं ना जौनपुर में, मसूरी के पास के इलाके में। वहाँ एक गांव है बेल गांव में एक लकड़ी का खूबसूरत मकान था।
और वहां कोई शॉर्ट सर्किट हो गई और वो मकान में आग लग गई और मकान खत्म हो गया। अब ये जैसे ही लोगों की अब आदत पड़ गई है कि जाके सरकार से मदद मांगो और डीएम के आगे हाथ जोड़ो, तो ये लोग जाते रहे डीएम के पास और तो हमारी मदद कीजिए, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, अनेकों चक्कर लगाए, वो डीएम कुछ दे नहीं। लास्ट में मैंने सुना वो उन्हें 1000 या 1500 रुपए इनको दिए। तो मेरे को जब ये पता चला, बोला लेके क्यों आए यार तुम लोग, तो शर्म नहीं आती, मतलब 1000-1500 रुपए भी तुम ले आए। और उस दौरान वो 3-4 महीने में इसके जितना बड़ा मकान था उससे बड़ा मकान की इसके पास सामग्री आ गई। मतलब किसी ने लकड़ी दे दी, किसी ने रजाई दे दिया, किसी ने गद्दा दे दिया, किसी ने तकिए दे दिए, किसी ने बर्तन दे दिए। मतलब घर की हर एक वस्तु आसपास के 20-25 गांव वालों ने दे दी और जितना इसके पास था उससे कुछ ज्यादा ही हो गया। तो ये हमारे यहाँ की एक परंपरा रही है, इसको हम रिकग्नाइज नहीं करते हैं, आज भी है। लेकिन साथ में ये दरिद्रता देखो, एक तरफ इतनी समृद्धि और दूसरी तरफ ये दरिद्रता की डीएम के पास जाकर के 1500 रुपए लेके आ गए। ये भी वही वही कम्युनिटी का हाल है। तो ये जो आपने बताया पांडुरंग जी के बारे में और स्वाध्याय मूवमेंट के बारे में, एक सवाल मन में आता है कि ये लोग आप जैसे लोगों को क्यों इनवाइट करके अपना प्रयोग दिखाते थे, और दूसरा आप जैसे लोग जब जाते थे तो उनका क्या इम्प्रेशन हुआ, मतलब लोगों ने इसको कैसे देखा? क्योंकि हम लोग बात करते रहे हैं कि कई बार पढ़े लिखे लोग इस बात को अच्छा नहीं मानते हैं कि भाई ये ईश्वर के प्रति आस्था जगा रहे हैं, तरह का ये सुपरस्टिशियस नॉन साइंटिफिक टेम्परामेंट। तो क्या जो लोग गए आपके साथ, क्या वो खुश थे इस एक्सपेरिमेंट से जो देख के? और पांडुरंग जी को क्या जरूरत पड़ी है आप जैसे लोगों को बुला के दिखाने के लिए? देखो, मैं अंदर की बात तो जानता नहीं, तो मैं कैसे कहूँ कि क्यों हुआ होगा, लेकिन मुझे लगता है ये जो गुजराती कम्युनिटी के जो लोग उनके साथ जुड़े थे, वो लोग प्रीटी वेल ऑफ, मतलब दे वर अपर मिडिल क्लास टाइप ऑफ पीपल, मर्चेंट क्लास थी, अच्छे लोग थे, फेयरली वेल ऑफ कम्युनिटी थी ये। और मुझे ये नहीं पता, पर मुझे लगता है पहला जो इंटेलेक्चुअल इनके साथ जुड़ा, और उसका कारण ये हो सकता है कि वो भी गुजराती थे और ये जो इंटेलेक्चुअल उनके साथ जुड़ा धीरू भाई सेठ, वो भी गुजराती थे, तो उसका कोई कनेक्शन की वजह से वो जुड़े होंगे। धीरू भाई सेठ इज, जितना मैं जानता हूँ, मैं मतलब काफी अच्छा संबंध थे हमारे, एक जमाने में बहुत मिलना जुलना था, मसूरी बहुत आते थे, मैं भी उनसे बहुत मिलता था। ही वॉज थोड़ा लेफ्ट लीनिंग तो थी उनकी, लेकिन ही हैड अ ओपन माइंड, मतलब उनका दिमाग बहुत शार्प था और बहुत ओपन माइंडेड थे। मैंने ज्यादातर आइडियोलॉजी में फंसे हुए लोगों का दिमाग ओपन नहीं देखा। वो कहते को कहें कि हम ओपन माइंडेड हैं, ओपन माइंडेड होते नहीं, बहुत क्लोज माइंडेड होता है। जो राइट वाला है उसका भी दिमाग बंद है और लेफ्ट वाला है उसका भी दिमाग। धीरू भाई हैड ओपन माइंड, दैट आई कैन से। सो आई सपोज वो जो गुजराती कनेक्शन की वजह से उन्होंने इसको एक खुले दिमाग से देखा होगा और देख के प्रभावित हुए कि काम, मतलब काम को तो आप डिनाई नहीं कर, कोई भी नहीं कर सकता था। किशन पटनायक भी काम को देख के तो चमत्कृत हुए कि ये कैसे किया, वो गीता को उसमें सहारा लिया, ईश्वर का सहारा लिया, उसको मारो, छोड़ दो एक तरफ, लेकिन जो ग्राउंड पे जो काम हो रहा है उसको आप कैसे डिनाई कर दोगे? मतलब कुछ लोग कर देंगे जिनका एजेंडा होता है, लेकिन अगर आपका एजेंडा नहीं है तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। मतलब वो मैं कह रहा हूँ वो चमत्कारिक परिवर्तन था, हालांकि उसमें टाइम फैक्टर बड़ा लंबा था, 40-40 साल, 35-35 साल का टाइम था उसमें, लेकिन उसके बाद जो परिवर्तन हुआ वो एकदम कोई, मतलब एकदम मैजिकल था वो। तो इसको तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता है। लेकिन मेरे साथ, जैसे मैंने बताया कि जो मैं गया था तो हरिवंश थे, एक आध और जर्नलिस्ट टाइप के लोग थे, कुछ लेफ्टिस्ट रुझान वाले थे, तो वो हम लोग जब बसों में या गाड़ियों में जब जाते थे तो उनके कमेंट्स मैं सुनता था, उसमें वो थोड़ा मजाक करना, थोड़ा सिनिसिज्म से देखना चीजों को,
थोड़ा स्केप्टिसिज्म कुछ ज्यादा ही देखने के बाद भी, ये सब मतलब इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर सम टू डाइजेस्ट। देख के भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ये कुछ लोगों में होता था। लेकिन आई थिंक बाय एंड लार्ज, क्या, almost everyone could not deny the fact that it is a solid change for the better, both in terms of how people have become confident, how they are looking at themselves and life in general, and how they are dealing with the जो उनके सामने जो समस्याएं या चीजें आती हैं उसका सामना करने का जो एक एटीट्यूड में परिवर्तन, एक तो ये बहुत क्लियरली दिखता था। और गांव के स्तर पे जो इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस आए वो भी बहुत साफ साफ दिखते थे। तो उसको डिनाई करना, इट वाज यूनिक। मैं बता रहा हूँ, ऐसा मैंने तो कहीं और नहीं देखा। हो सकता है मैंने इनके बारे में भी कुछ कुछ सुना है, जैसे व्यास वाले लोगों के बारे में, कि राधा इन स्वामी, लोगों है, राधा स्वामी। हाँ, कि इन लोगों का भी काम बहुत विलक्षण है, ऐसा मैंने सुना है। मैंने देखा नहीं है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये तो मैंने देखा है। तो ये स्केप्टिसिज्म एकदम खत्म हो जाता हो ऐसा तो नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम डिनाई तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि जितना देख सकते थे उतना उसमें कोई छुपाव नहीं था। ये नहीं कि ये नहीं दिखाएंगे, या स्कर्टिंग अराउंड द इश्यूज, ऐसी कोई बात नहीं थी। और सब कुछ जो प्रेजेंटेशन होते थे, जो हम लोगों को मार्गदर्शक हमारे होते थे, जो ले जाते थे, वो गांव के ही लोग होते थे। ऐसा नहीं है कि कोई और मॉनिटर कर रहा हो। तो इट वाज बियॉन्ड डाउट, वो सब। Actually, मैंने जब पहली बार सुना इस मूवमेंट के बारे में तो एक इकोनॉमिक्स की क्लास में सुना, जहाँ जो प्रोफेसर पढ़ा रहे थे वो कह रहे थे कि एक मॉडर्न इकोनॉमिक्स में एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ इनिशियल कैपिटल। ये इकोनॉमिक्स ये तो जानती है कि 1 रुपया का मल्टीप्लाई करके 2 रुपया कैसे करना है, 3 रुपया कैसे करना है। हाँ हाँ लेकिन अगर आपको 0 रुपया है तो हाँ। 0 से पहला रुपया कैसा करना है ये पता नहीं इस इकोनॉमिक्स को। हम्म। इसका मतलब यह है कि जो गरीब आदमी है वो हम्म वो मिनिमम कैसे हम्म समृद्ध हो ये नहीं पता है। थोड़ी हम्म समृद्धि होगी उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम्म उन प्रोफेसर का कहना था कि ये एक मूवमेंट ऐसा दिखाता है कि बिल्कुल गरीब से गरीब आदमी भी हम्म कम्युनिटी वेल्थ जनरेट करके, अपने हम्म लेबर का दान करके हम्म कम्युनिटी वेल्थ जनरेट कर सकता है, और कम्युनिटी हम्म वेल्थ से आप अपना आर्थिक सीढ़ी चढ़ सकते हैं। या या क्योंकि इसमें कई चीजें साइमल्टेनियसली हुई ना। इसमें ये इकोनॉमिक चेंज हुआ, लेकिन इकोनॉमिक चेंज के साथ साथ आई मीन इट वाज नॉट, आप उसको सेपरेट नहीं कर पाते थे। जो सोशल चेंज हुआ, जो हाँ आउटलुक में चेंज हुआ लोगों का एक दूसरे के प्रति, दलित के प्रति, नजरिया जो बदला अपर कास्ट का, वो इन्होंने नहीं कहा ये अपर कास्ट है, ये दलित है, ये है, ये वो है, ये सब अपने आप हुआ। मतलब एक उनकी स्ट्रैटेजी रही होगी इसके पीछे, लेकिन उन्होंने इस तरह से हम जैसे कैटेगराइज करते हैं या चीजों को वर्गीकरण करते हैं, वैसे तो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने तो दूसरी तरह से देखा। ये उसका जो पूरा एक पर्सनल आउटलुक से लेके सोसाइटल चेंज, इकोनॉमिक चेंज, ये सब साइमल्टेनियसली हुआ। ये पहले बाद नहीं हुआ, हाँ पहले ये हुआ फिर उसके बाद ये हुआ उसके बाद ऐसा ऐसा नहीं, इट्स ऑल टुगेदर। कुछ चीजों का असर थोड़ा बाद में आया होगा, आई एम श्योर इकोनॉमिक असर सबसे बाद में आया होगा। पहले आउटलुक में चेंज आया होगा, फिर क्योंकि हम तो गए 40-45 साल के बाद, जब उधर एक पूरा परिवर्तन हो चुका था, उसके बाद हमने वो प्रोसेस तो नहीं देखा, उसके बारे में सुना बस। लेकिन उनका विश्वास देखने लायक लोगों को, दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इज रेयर टू सी अमंग द वुमेन एंड बोथ। तो ये शास्त्री जी इनके काम पर कुछ किताब या कुछ ऐसा लिखा है क्या कोई? नहीं, वो मैं कह रहा हूँ ना, वो छपने वाली थी। हाँ वो छपी नहीं। हाँ, वो मतलब आज भी हमारे पास वो लेख कहीं पड़ा होगा मेरा लिखा हुआ। अरे उसको ढूंढिए, धीरूभाई अगर का, मिल जाए तो। हाँ, वो लेख तो मिल जाएगा कहीं ना हाँ, कहीं फिर होगा। हम लोग तो पढ़ ही लेंगे। हाँ हाँ, मैं दूंगा आपको हाँ लेके। और मतलब सब लोगों ने, हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था। वो राजीव बोरा और धीरूभाई सेठ उसको कर रहे थे, और फिर वो ये भी उसी बीच में ये मूवमेंट गड़बड़ हुआ और वो किताब रह गई।
बड़ी किताब छपने वाली थी, 30-35 लोगों के उसमें लेख थे, 50 लोगों के शायद, और करीब 300 पेज की किताब छपने वाली थी। चलिए, तो काफी अच्छा, सुनकर ही काफी खुशी हो रही है कि ऐसा कुछ हुआ। Maybe the point is we should talk more about, अपने जितना भी जानते हैं, जो पता ही नहीं है लोगों का, यस तो यस। ये देश के बारे में, यहाँ के मेलों के बारे में, उस मेलों का इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या होता है, उसमें लोकल पार्टिसिपेशन कैसे होता है, ये जो नर्मदा की यात्रा होती है, समवन शुड बी टॉकिंग अबाउट नर्मदा यात्रा ओनली, कि हाँ 50,000 लोग किसी भी दिन उस पे यात्रा कर रहे होते हैं, कैसे बिना घर बार को छोड़ के सब चिंता को गठरी में डाल के फेंक दिया और चले आ रहे हैं 3 साल, 3.25 साल वो। और जब ये माइग्रेंट लेबर की बात होती है तो मेरे को लगता है ये तो देश के लोग ये इसके कितने आदी हैं ना, हाँ हाँ। चल बिना चिंता के। मैं एक दिन मैं तुमको बताऊं, एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग बात हुई। मैं मसूरी में अपने दफ्तर में बैठा था, हम लोग का मेरा घर है, घर के बगल में मेरा दफ्तर है। मैं और जितेंद्र, तुम जानते हो जितेंद्र को, हम लोग अंदर बैठे थे और बाहर बारिश हो रही थी और फिर हम लोगों ने कुछ लोगों की आवाज सुनाई थी हमको। तो हम बोले बारिश में कोई बाहर कौन है, देखे तो दरवाजा खोला तो 2-3 लोग धोती और कमीज पहने हुए और पाँव में चप्पल नहीं खड़े थे वहां। तो हम लोगों ने कहा जी, कहा क्या बात है, क्या नहीं है। बोले नहीं, हम तो यहाँ से जा रहे थे, बारिश हो गई तो आपके बरामदे में खड़े हो गए। हम बोले आइए अंदर, आइए अंदर। बैठाया, उनको चाय वाय पिलाई, बात होने लगी तो पता चला वो हरियाणा के स्कूल, किसी स्कूल के मास्टर लोग हैं, सरकारी स्कूल के, और वो लोग तीर्थ यात्रा पे निकले। अगस्त का महीना होगा, जुलाई अगस्त का महीना था, वो तीर्थ यात्रा पे निकले। तो चारों धाम की वो यात्रा करेंगे और पाँव में चप्पल नहीं थी। तो बोले हम लोग यात्रा के, हम पैदल जा रहे हैं, हम बस वस नहीं लेंगे, हम पैदल यात्रा करेंगे, ऋषिकेश से हम पैदल चल रहे हैं और हम ये हमारा नियम है और हम इस यात्रा के दौरान चप्पल नहीं पहनते। अच्छा। तो मैंने कहा आप यूनिक हैं क्या? तो बोले नहीं, हम बहुत लोग हमारे गांव से करते हैं, हमारे इलाके से करते हैं, ये तो हम लोग करते हैं साल, मतलब हमारा है कि जीवन में एक बार तो करना है चार धाम यात्रा, और करना है तो ऐसे ही करना है। उनकी सैलरी होगी 25-30 हजार रुपया महीने की। उसका लड़का, उस टीचर का लड़का दुबई में काम करता था, अच्छा खासा कमाता था, मतलब पैसे की कोई तंगी नहीं थी। तो ये एक परंपरा है भाई, तो इस हम, मेरे को तो पहली बार ही पता चला। साधुओं को तो मैंने देखा है पैदल चलते हुए, लेकिन इस तरह का गृहस्थ सफेद धोती कुर्ता पहने हुए, कुर्ता नहीं था कमीज थी, इस तरह के आदमी भी यात्रा करते हैं, ये मुझे कोई पता नहीं था, कोई इक्का दुक्का। पर ये तो बोल रहा था नहीं, बहुत लोग करते हैं। हाँ हाँ। नहीं, मैं हैदराबाद से आदिलाबाद जा रहा था गाड़ी में, एक मित्र था साथ में, और रास्ते में हमको एक आदमी दिखा झंडा लेके चलते हुए, और पीछे एक बैग टांगा हुआ था, और साथ में एक छोटा लड़का था। हम्म, तो गाड़ी रोके, सोचा चलो बात करते हैं, कोई इंटरेस्टिंग आदमी दिख रहा है। तो ये हम्म, बाप बेटे थे। हम्म, ये श्री सैलम, जो कि हम्म, आंध्रा में है, वहां हम्म, से बनारस पैदल जा रहे थे। ओह, और वो कह रहा है कि हमारे यहाँ कोई बच्चा, हमारा कोई बालक नहीं था, तब हम्म, कोई कोई सन्यासी हमारे गांव से गुजर रहा था। हम्म, तो उसने हमको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा बेटा होगा। हम्म, और उसने कहा जब होगा तब तुम श्री सेलम से बनारस की यात्रा करना उसको वाह, लेकर, जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो जाए। क्या बात। तो कह रहा हमारा बेटा हो गया, फिर ये सात हाँ, साल का हो गया, अब मैं और ये श्री हाँ, सेलम से क्या- बनारस जा रहे हैं। क्या- और एक छोटा झंडा पकड़ा हुआ था। नहीं नहीं, ऐसे ही तो मैंने मैंने उससे एक बार, पूछा कि कुछ पैसे वैसे आपको चाहिए तो आप, मतलब हम कुछ दान दे दें। तो कह रहा नहीं नहीं, खाना वाना तो हमको पता है कि हो जाता है, अगले हो गांव में जाता हमको रुके ना, वहाँ मिल जाएगा हमको। और उसने कहा कि ये बहुत पॉपुलर रूट है श्री सेलम से बनारस। है। ओह, हाँ, उसके बाद में जब भी आदिलाबाद गया तो मैं देखते हुए गया, और मुझे कई लोग दिखे जो पैदल जा रहे हैं। जा रहे हैं, और कोई बड़े ग्रुप में नहीं, एक दो करके जा रहे हैं। या, एक बार उत्तराखंड बना ही बना था, उत्तराखंड राज्य, तो एक कॉन्फ्रेंस सरकार ने ऑर्गेनाइज की थी कि टूरिज्म को लेके, उसमें हमको भी इनविटेशन था, मैं गया। तो हम लोग कॉन्फ्रेंस थी बड़ी, उसमें जो भी होता है वो सब हो रहा था, बाहर में चाय
का समय था, हम चाय पीने बैठे थे, तो हमारे बगल में एक कोई साधु महाराज बैठे। तो वहाँ कुछ विकास विकास टूरिज्म की बात थी, पर विकास की भी बात हो रही थी। तो ये हमको साधु बोलता है उस दिन, ये शुरू शुरू की बात है 90s की, 90s की नहीं, मतलब उत्तराखंड बना ही था, शायद 2000 में बना होगा, तो उसी के आसपास की बात है। बोलता है कि साहब यहाँ ये लोग सब विकास विकास कर रहे हैं, मैं तो गंगा की 2 बार परिक्रमा कर चुका हूँ पैदल, 2 बार, माने गोमुख से गंगा किनारे 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 गंगा सागर बंगाल तक, और फिर दूसरे सिरे से वापस गोमुख। ऐसे 2 बार जीवन में मैं कर चुका हूँ। और बोला मैंने एक भी गांव गंगा के किनारे वाला ऐसा नहीं देखा जिसका गंदा पानी गंगा में जाता हो। उसका कहना था कि सारे गांवों की ढलान गंगा से विपरीत दिशा में है, होती है। ऐसे ही बने हैं गांव कि अगर गांव में पानी गंदा पानी होगा तो वो गंगा की तरफ नहीं जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा। और बोला एक भी शहर मैंने नहीं देखा जिसका गंदा पानी गंगा में नहीं जाता। और आप शहर वालों को विकसित कहते हैं, उसने ऐसे मतलब बात ये मुझे याद है, मैंने बहुत बार इसके बारे में लिखा। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये कि इस तरह की परंपराएं हैं भाई, कि आप गंगा की परिक्रमा कर रहे हैं, आप नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं, आप कावेरी की, आप कृष्णा की परिक्रमा कर रहे हैं, और ये कोई एक आध लोग नहीं करते, हम जानते नहीं उनके बारे में, उनकी चर्चा नहीं होती है। दिल्ली में जंतर मंतर पे जाके धरने पे बैठ जाओ, सारे अखबारों में आ जाएगा, सारे टीवी पे आ जाएगा, और ये हजारों की संख्या में ये लोग जो काम करते हैं उसका कोई चर्चा ही नहीं होगी। हाँ, ये तो है। अगर आज कोई एलियन आ जाए मार्स से या कहीं से और उसको बोले कि भाई हिंदुस्तान क्या है, और कोई बोले कि अखबार पढ़ो, अखबार से हिंदुस्तान पता चल जाएगा आपको, तो उसको क्या पता चलेगा कि हिंदुस्तान क्या है। आपके यहाँ तो आजकल वो चल रहा है, 4 धाम की सड़क बन रही है, हाँ जैसे वो कि बहुत, लोग जाते ही नहीं थे 4 धाम पहले। और हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, तो सब मॉडर्निटी के ही चक्कर है। मोदी जी हो या राहुल गांधी हो, फर्क क्या है, एक ही है। ये सब तो हम लोग जो दिल्ली बंबई में बैठे हैं उनके लिए फर्क है, हाँ, बाकी कोई फर्क है नहीं। बल्कि ऐसी सड़क बनने में फिर ऐसे लोगों का जाना मुश्किल हो जाता है। हाँ नहीं, वो तो जाएंगे, देखो वो तो चलता रहेगा, वो नहीं सिलसिला जल्दी तो नहीं टूटेगा। हम्म, आई मीन ये अब तुम्हारे हिसाब से देश में कितने साधु हैं? आज भी मेरे हिसाब से करोड़ से कम तो नहीं, ज्यादा ही होंगे। सारे अखाड़ों को ले लो, ये ले लो, वो ले लो, और ये जो 1 करोड़ लोग होंगे, इसमें से ज्यादा से ज्यादा 5-7 लाख लोग होंगे जो ठाठ से रहते हैं। आई मीन महंत होंगे और बड़ी गाड़ियों में बैठते होंगे, और बाकी जो 70-80 लाख लोग हैं वो तो अभी भी फक्कड़ है, हम्म, एकदम फक्कड़ है। मतलब एक बार मैं तुमको बताऊं, मैं एक चौरंगी खाल करके जगह, ये चौरंगी खाल उत्तर काशी से एक रास्ता तो जाता है गोमुख की तरफ, ये तो गंगा के किनारे किनारे। आप गंगा को क्रॉस कर लें और अगर पूरब के पहाड़ पे चढ़े, उत्तर काशी से पूरब की ओर, तो आप चौरंगी खाल पहुंच जाएंगे। बहुत छोटी सी जगह है, मतलब 5-7 दुकानें होंगी और कुछ वहां है नहीं। एक पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस है, एक फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस है, बस बहुत खूबसूरत जगह है। वहां से 1 घंटे से भी कम का पैदल के रास्ते पे एक छोटा सा ताल है जिसको नचिकेता ताल कहते हैं। वो जंगल से होके उसका रास्ता है। हम गए थे, मैं और अनुराधा वहां गए। इतना सुंदर जंगल, मतलब वो एकदम प्रिस्टीन फॉरेस्ट जिसको कहते हैं वैसा है। मतलब वहां अगर कोई पेड़ गिरा हुआ है तो पता नहीं, वो गिरे हुए पेड़ को देख के आपको लगेगा कि 2-3 साल से पड़ा ही होगा वहां पे। उसको जानवर खा रहे हैं, ये हो रहा है कहीं से, उसमें कीड़े लगे हुए हैं, ये है। गोबर पड़ा हुआ है तो आपको लगेगा ये कोई 20-25 दिन से गोबर वहां पड़ा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं है। कुछ बहुत कम लोग आते जाते हैं। तो है वो नचिकेता ताल, बहुत छोटा सा ताल है, और आप उसके पेंदे तक देख सकते हैं, इतना साफ है वहाँ। तो वहां हम लोग गए, वहां एक छोटा सा मंदिर नुमा कुछ खंडहर टाइप की चीज है। हम घूम रहे थे ताल के आसपास, इतने में देखा एक साधु जी बैठे वहां। तो हम उससे गप गपियाने लगे। पूछे कि आप कहाँ से आए? बोले तो घूमते घूमते यहाँ आ गए। कितने दिन हुए? 2-3 महीने हो गए। आपको खाना पीना आपका? बोले नहीं, गांव वाले आ जाते हैं, दे देते हैं, कुछ ले आते हैं, कोई आटा ले आता है, कोई कुछ ले आता है, हमारा काम चल जाता है।
तो हमने फिर बात करते करते उसने कहा हम फला अखाड़े के आदमी, वो अखाड़े का हेडक्वार्टर जयपुर में या कहीं राजस्थान में है, और बोला हम लोग, हमारा ऐसा होता है कि अब मैं जब यहाँ आ गया तो कुछ दिन यहाँ रहने के बाद जब मुझे लगा कि ये जगह अच्छी है, मैं रहूंगा, तो मैंने एक पोस्ट कार्ड डाल देता हूँ अपने मुख्यालय में। फिर वो मुख्यालय जो है उसको पता चलता है कि अच्छा फला आदमी फला जगह है, तो वो आसपास के जो उनके चले चपाटी होते हैं, तो उत्तरकाशी में हो कि देहरादून में हो, जो भी आसपास में सबसे नजदीकी कोई चेला चपाटी होगा, उसको खबर जाती है कि भाई कभी उधर जाके उनको देख आना वो कैसे है। तो वो आ जाते हैं, हमसे पूछ लेते हैं आपको कोई जरूरत है तो दे दो, तो अगर हमको जरूरत होती है तो कुछ पैसा दे देते हैं। वैसे तो हम लोग को जरूरत नहीं होती का, मिल ही जाता है। और हमको जो पैसा मिलता है उसका कभी हम लोग जब कभी अपने मुख्यालय जाते हैं 2 3 4 5 साल में, तो हमारे पास कुछ होता है वो उधर दे देते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं। ऐसे मतलब उस अखाड़े से लाखों साधु जुड़े हुए, जूना अखाड़ों से लाखों साधु जुड़े हुए, और ये सब फक्कड़ है, इनका सिस्टम ही हमको नहीं मालूम है कैसे चलता है। हमको खाली ये हम संदेह की दृष्टि से देखते हैं कि ये सब चोर होंगे, उचक्के होंगे, भंगेड़ी होंगे, गजेड़ी होंगे, ये मतलब मॉडर्न माइंड उस तरह से देखता है। ऐसा नहीं, पी लेते होंगे गांजा, लेकिन दे आर नॉट अ menace टू सोसाइटी एट ऑल। इनफैक्ट दे गिव, जो गांव वाले पसंद करते हैं कि ऐसा कोई आदमी हमारे गांव के आसपास आके बसे, हम जाके शाम को उसके साथ बात कर सकें, कुछ किस्से कहानी सुना सकें, कुछ उसकी सुने, कुछ हमारी सुनाए। तो इस तरह से इनफॉर्मल चलता है। it's a big therapy for people, you know। वो एंगल हम देखते ही नहीं है, ऐसा बहुत चल रहा है। मेरे खुद के अपने एक चाचा हैं जो कि बहुत पहले घर से निकल गए थे और फक्कड़ साधु बन गए, और कई सालों तक हमें उनकी खबर नहीं थी। तो वो भी ऐसे ही हैं, घूमते रहते हैं एक गांव से दूसरे गांव। मैं मिला हूँ उनसे, आए अच्छा हुए। अच्छा। हाँ, सिर्फ में आए हुए। अच्छा अच्छा। हाँ। मैं आदिलाबाद में था गुरु जी के यहाँ, तब गणेश जी के एक स्टूडेंट थे दीपक कौशिक, उनका फोन आया कि भाई मैं सेवाग्राम में था और वहाँ तुम्हारे चाचा मिले। हम्म तो मैं बस लेके भागा सेवाग्राम, मिला उनसे, 10-15 साल बाद मिल रहा था मैं उनसे। या ठीक है पवन जी, तो ठीक है, ओके। हो गया।